वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ECO 402 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 23 से लेकर 34 तक करवाए जा रहे हैं और फाइनल टर्म के हिसाब से आपको मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कि सम कॉस्ट कंसिडरेशन फॉर मैनेजर्स। कुछ जो कॉस्ट कंसिडरेशन होती है मैनेजर्स के लिए, 3 गाइडलाइंस हैं एस्टिमेट करने के लिए। जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, जो है एक एडिशनल जो कॉस्ट होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है उसको यूज़ नहीं करना चाहिए सब्स्टिट्यूट के तौर पर मार्जिनल कॉस्ट के लिए। और एक सिंगल आइटम जो होता है फर्म के अकाउंटिंग लेजर के ऊपर, उसके 2 कंपोनेंट होते हैं और सिर्फ एक ही जो है इनमें से शामिल होता है, शामिल करता है मार्जिनल कॉस्ट को। और जो तमाम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए, शामिल करना चाहिए डिटरमाइन करने में जो मार्जिनल कॉस्ट होती है। नाउ द फर्म रिस्पॉन्स टू एन इनपुट प्राइस चेंज। जब इनपुट जो है जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी प्राइस में अगर कोई चेंज आ जाता है, ज़ाहिर बात है प्राइस उसकी या तो बढ़ भी सकती हैं या कम भी हो सकती हैं, तो फर्म को क्या करना चाहिए। व्हेन द प्राइस ऑफ फर्म प्रोडक्ट चेंजेस, जब प्राइस जो है चेंज हो जाते हैं तो फर्म जो है वो चेंज करती है उसका आउटपुट लेवल। तो उसका जो आउटपुट लेवल है ज़ाहिर बात है वो भी चेंज हो जाएगा, ताकि जो मार्जिनल कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की वो इक्वल रहे प्राइस से। इस वजह से तो आउटपुट में चेंज आएगा। उसके बाद ये कि शॉर्ट रन मार्केट सप्लाई कर्व की हम बात करते हैं तो शॉर्ट रन मार्केट सप्लाई कर्व जो शो करता है अमाउंट ऑफ आउटपुट जो कि प्रोड्यूस करेगी इंडस्ट्री शॉर्ट रन के अंदर, जो हर पॉसिबल प्राइस होता है उसके लिए, यानी कि उसके ऊपर। इलास्टिसिटी ऑफ मार्केट सप्लाई की हम बात करते हैं जो परफेक्टली इन इलास्टिक शॉर्ट रन सप्लाई होती है, ये आती है जब इंडस्ट्री प्लांट और इक्विपमेंट जो है वो फ्री तौर पर उनको यूटिलाइज़ किया जाता है। और ज़ाहिर बात है न्यू प्लांट को लाजमी तौर पर बिल्ड किया जाएगा ताकि ज़्यादा आउटपुट हासिल किया जाए, उनसे ज़्यादा आउटपुट जनरेट किया जाएगा। और परफेक्टली इलास्टिक शॉर्ट रन सप्लाई कर्व आती है जब मार्जिनल कॉस्ट कॉन्स्टेंट रहती है। मार्जिनल कॉस्ट जो है ज़ाहिर बात है उसमें फ्लक्चुएशन या वेरिबिलिटी हमें देखने में नहीं आती, एक जैसी रहती है। फिर प्रोड्यूसर सरप्लस अगर हम शॉर्ट रन के अंदर देखते हैं तो फर्म जो है वो अर्न करती है सरप्लस जो है ऑन ऑल तमाम के ऊपर, लेकिन जो लास्ट यूनिट होता है आउटपुट का, जो प्रोड्यूसर सरप्लस होता है वो सम होता है ओवर ऑल यूनिट, जो तमाम यूनिट्स होते हैं प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको ऑफ द डिफरेंस, जो कि डिफरेंस होता है मार्केट प्राइस के दरमियान गुड्स के और जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है। चूजिंग आउटपुट इन लॉन्ग रन। अब लॉन्ग रन की अगर हम बात करें, जहाँ पे ज़ाहिर बात है फैक्टर्स वेरी भी कर सकते हैं, तो लॉन्ग रन के अंदर जो है ज़ाहिर बात है फर्म जो है वो ऑल्टर कर सकती है उसके इनपुट्स को। ज़ाहिर बात है ऐसा नहीं हो सकता कि इनपुट फिक्स ही रहे, और इंक्लूडिंग द साइज़ ऑफ प्लांट उसके अंदर भी ज़ाहिर बात है उसको चेंज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके साइज़ को नहीं चेंज किया जा सकता। हम अज्यूम करते हैं फ्री एंट्री और फ्री एग्ज़िट को लॉन्ग रन की अगर हम बात करें, और एंट्री एंड एग्ज़िट की हम बात करें तो जो लॉन्ग रन रिस्पांस होता है शॉर्ट रन प्रॉफिट का, वो ये होता है कि इंक्रीज़ करना आउटपुट को भी और प्रॉफिट के, और प्रॉफिट जो है वो अट्रैक्ट करते हैं दूसरे प्रोड्यूसर भी आ जाते हैं प्रॉफिट देख के, और ज़्यादा प्रोड्यूसर जो है वो इंक्रीज़ करते हैं इंडस्ट्री का सप्लाई। जब ज़्यादा लोग आ जाएंगे, मतलब इनके ज़्यादा जो प्रोड्यूसर है फैक्ट्रीज आ जाएंगी, तो उससे ज़ाहिर बात है सप्लाई में इजाफा होगा और उससे फिर प्राइस के अंदर कमी आएगी। इकोनॉमिक रेंट की हम बात करें, अब रेंट सब जानते हैं कि रेंट क्या होता है, लेकिन इकोनॉमिक रेंट क्या होता है, डिफरेंस होता है जो फर्म विलिंग होती है पे करने के लिए किसी भी इनपुट के लिए, जो भी वो इनपुट बाय कर रही है ज़ाहिर बात है प्रोडक्शन के लिए, और फिर उसमें से जब माइनस कर देते हैं हम जो मिनिमम अमाउंट नेसेसरी होता है उसको हासिल करने के लिए, एक फर्म पे करना चाह रही है और जो मिनिमम ज़रूरी है उसके दरमियान जो डिफरेंस होगा ज़ाहिर बात है उसको हम इकोनॉमिक रेंट कहेंगे। इंडस्ट्री लॉन्ग रन सप्लाई कर्व की हम बात करें, जो शेप होता है सप्लाई लॉन्ग रन सप्लाई कर्व का, वो डिपेंड करता है कि किस हद तक जो है चेंजेस जो है इंडस्ट्री के आउटपुट के ऊपर, आउटपुट के अंदर वो अफेक्ट करते हैं प्राइस जो है फर्म की, जो कि लाजमी तौर पे उसने पे करनी है उसके इनपुट्स के लिए। और कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री के अंदर लॉन्ग रन एक जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक प्राइस के ऊपर, जो कि इक्वल होता है मिनिमम एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के। इंडस्ट्री लॉन्ग रन सप्लाई कर्व की अगर हम बात करें तो कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री के अंदर लॉन्ग रन सप्लाई हॉरिजॉन्टल है, और स्मॉल इंक्रीज होने से प्राइस क्या होता है कि एक यानी कि कम भी अगर होगा प्राइस के अंदर इजाफा, उससे बहुत ज़्यादा जो है वो लार्ज आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा। और लॉन्ग रन सप्लाई इलास्टिसिटी जो है इनफाइनेटली तौर पर लार्ज है, इनपुट जो है वो रेडीली अवेलेबल होंगे। इन एन इंक्रीजिंग
कॉस्ट इंडस्ट्री अगर हम बात करते हैं तो लॉन्ग रन सप्लाई जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग ऊपर की तरफ जा रहा है, वो इलास्टिसिटी उसकी पॉजिटिव है, और जो स्लोप है डिपेंड करता है रेट ऑफ इंक्रीज इन इनपुट कॉस्ट, जो रेट होता है इंक्रीज होना इनपुट कॉस्ट में उसके ऊपर। सो लॉन्ग रन इलास्टिसिटी जो है वो जनरली तौर पर ग्रेटर होगी शॉर्ट रन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के मुकाबले में। कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करें तो कंज्यूमर सरप्लस जो होता है वो टोटल बेनिफिट होता है या वैल्यू होती है जो कि कंज्यूमर रिसीव करते हैं इससे आगे कि जो वो पे करते हैं गुड्स के लिए, जो ख़रीदते हैं वो उसके लिए। और प्रोड्यूसर सरप्लस टोटल बेनिफिट्स या रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू यानी कि इनकम वगैरह जो प्रोड्यूसर रिसीव करते हैं इससे आगे जो उनकी कॉस्ट आती है, इनके कॉस्ट से आगे जितना वो ज़ाहिर बातें रिसीव करते हैं। और वेलफेयर कॉस्ट वेलफेयर इफेक्ट्स की हम बात करते हैं तो डिटरमाइन करने के लिए जो वेलफेयर का इफेक्ट होता है गवर्नमेंट पॉलिसी का, हम मेजर कर सकते हैं गेन या लॉस जो है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस के अंदर। जो डेट वेट लॉस होता है ये इनएफिशिएंसी होती है प्राइस कंट्रोल की, या फिर जो लॉस होता है प्रोड्यूसर सरप्लस का एक्सीड करता है गेन को कंज्यूमर सरप्लस से। कंज्यूमर एक्सपीरियंस कर सकते हैं एक नेट लॉस जो है कंज्यूमर सरप्लस के अंदर जब डिमांड जो है सफिशिएंटली तौर पर इनइलास्टिक है। नाउ द एफिशिएंसी ऑफ अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, जब कॉम्पिटिटिव मार्केट जनरेट करते हैं कि इनएफिशिएंट एलोकेशन रिसोर्सेज की या फिर मार्केट फेलियर। और एक्सटर्नैलिटीज़ की बात करें तो कॉस्ट या बेनिफिट जो कि शो अप नहीं होते हैं एज अ पार्ट के तौर पे मार्केट प्राइस की, यानी कि पॉल्यूशन वगैरह भी है। एक्सटर्नैलिटीज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़ाहिर बात है सोसाइटी को अफेक्ट कर रही हैं, आसपास के लोगों को अफेक्ट कर रही है। ज़ाहिर बात है जब पॉल्यूशन कोई इंडस्ट्री ज़ाहिर बात है फैला रही है तो उसके कॉस्ट इंडस्ट्री खुद नहीं पे कर रही बल्कि सोसाइटी के ऊपर बर्डन पड़ रहा है। एक्सटर्नैलिटीज़ वैसे पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी होती है, लेकिन जनरली ज़ाहिर बात है इंडस्ट्रीज में हम नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी देखते हैं। जो पॉल्यूशन है वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में आएगी, नेगेटिव वही जो नुकसान देंगी और पॉजिटिव वो जो फ़ायदा देती हैं। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की हम बात करें तो इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो रोकती है कंज्यूमर को जो है वो यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग डिसीजन से। और गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो होते हैं मार्केट के अंदर वो इंक्रीज़ कर सकते हैं एफिशिएंसी को भी। गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है बगैर मार्केट फेलियर के क्रिएट करता है इनएफिशिएंसी या फिर जो डेड वेट लॉस होता है। मिनिमम प्राइस की हम बात करें तो पीरियडिकली गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो क्या कहते हैं रेस करते हैं कि प्राइजेस को जो क्या होता है मार्केट क्लियरिंग से ऊपर। और प्राइस सपोर्ट एंड प्रोडक्शन कोटास की हम बात करें तो प्रोडक्शन कोटास में जो है क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो सबब हो सकती है प्राइस जो है गुड्स का के राइज हो, रिड्यूस करते हुए सप्लाई को। और उसके बाद फिर के इम्पोर्ट कोटास एंड टैरिफ्स, तो बहुत सी कंट्रीज़ जो है वो यूज़ करते हैं, यूज़ किया जाता है बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर इम्पोर्ट कोटास भी और टैरिफ्स भी, ताकि रखा जाए डोमेस्टिक प्राइस जो एक प्रोडक्ट के जो वर्ल्ड लेवल है जो दुनिया में चल रहा है उससे ऊपर रखा जाए। ऐसा भी होता है। और जो इम्पैक्ट है टैक्स का या सब्सिडी का इसकी बात करें तो जो बर्डन होता है टैक्स का वो ज़ाहिर बात है कंज्यूमर पे भी फॉल करता है और प्रोड्यूसर पे भी। कुछ हिस्सा उसका कंज्यूमर पे और कुछ हिस्सा प्रोड्यूसर पे, ज़्यादा तौर पे तो ज़ाहिर बात है कंज्यूमर पे ही फॉल करता है। और मोनोपोली की अगर हम बात करेंगे तो मोनोपोलिस्ट जो होती है ये सप्लाई साइड है मार्केट की, और ये इनका कंट्रोल होता है अमाउंट के ऊपर जो ये ऑफ़र करते हैं सेल के लिए। ज़ाहिर बात है मोनोपोली के अंदर सिर्फ एक ही फर्म होती है और प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होंगे लेवल ऑफ आउटपुट पे, जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के ही बराबर होगा। सोल प्रोड्यूसर होने की वजह से ज़ाहिर बात है ये सिर्फ एक ही फर्म होती है पूरी की पूरी इंडस्ट्री में। मोनोपोलिस्ट जो वर्क करते हैं मार्केट डिमांड के साथ ताकि डिटरमाइन करें आउटपुट और प्राइस, तो ये मार्केट डिमांड को देखते हैं। मोनोपोलिस्ट आउटपुट डिसीजन की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट इनका तो मैक्सिमाइज वहाँ होगा जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा और कॉस्ट फंक्शन जो है वो सेम है। मोनोपोलिस्ट आउटपुट डिसीजन की हम बात करें तो आउटपुट लेवल जो कि बिलो है, नीचे है मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के, जो डिक्रीज़ होता है रेवेन्यू में वो ग्रेटर देन वो ज़्यादा होता है डिक्रीज़ इन कॉस्ट से। और आउटपुट लेवल जो कि ज़्यादा होगा अगर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के अगर बराबर है, जो इंक्रीज़ होगा कॉस्ट के अंदर वो ज़्यादा होगा डिक्रीज़ होने से रेवेन्यू के। नाउ द शिफ्ट्स इन डिमांड के अंदर शिफ्ट की हम बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मार्केट सप्लाई कर्व जो उसको डिटरमाइन किया जाता है मार्जिनल कॉस्ट से, और एक मोनोपोली के लिए आउटपुट को डिटरमाइन किया जाता है मार्जिनल कॉस्ट से, और जो शेप होता है डिमांड कर्व का। द इफेक्ट ऑफ अ टैक्स की हम बात करें मोनोपोली के अंडर प्राइस जो है कभी कभी उसको बढ़ाया जा सकता है इससे ज़्यादा जो कि अमाउंट ऑफ टैक्स होता है। मल्टीप्लांट फर्म की बात करते हैं तो बहुत सी फर्म के लिए प्रोडक्शन जो वो होती है 2 या ज़्यादा डिफरेंट प्लांट के अंदर, जिनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो डिफ़र कर सकती है, मुख्तलिफ हो सकती है।
और चूज़ करना टोटल आउटपुट और जो आउटपुट होता है हर प्लांट के लिए। सो मार्जिनल कॉस्ट जो है हर प्लांट के अंदर इक्वल होनी चाहिए और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इक्वल होनी चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू के लिए हर प्लांट के अंदर ही। नाउ द सोर्सेस ऑफ मोनोपोली पावर, अब मोनोपोली पावर आती कहाँ से है? सो वाई डू सम फर्म, कुछ फर्म्स के पास ज़ाहिर बात है मोनोपोली पावर होती है बहुत ज़्यादा, जबकि दूसरी के पास बहुत कम होती है। और एक फर्म की मोनोपोली पावर को डिटरमाइन किया जाता है जो फर्म्स की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ज़ाहिर बात है उसको डिटरमाइन किया जाता है इलास्टिसिटी ऑफ मार्केट डिमांड से भी, और कितनी फर्म्स मौजूद हैं। अब ज़ाहिर बात है एक ही फर्म मौजूद है तो उसके पास तो ऑटोमेटिकली मोनोपोली ही होगी, और जो इंट्रैक्शन होता है फर्म्स का उनके दरमियान भी। सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली पावर की हम बात करें तो मोनोपोली पावर नतीजा निकलता है हायर प्राइस में और लोअर क्वांटिटी में। मोनोपोली पावर जब आ जाती है किसी फर्म के पास तो वो प्राइस भी हाई चार्ज करते हैं और क्वांटिटी भी वो कम प्रोड्यूस करते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ पे यही होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कम प्रोड्यूस किया जाता है ताकि हाई प्राइस जो है चार्ज किया जा सके। नेचुरल मोनोपोली की बात करें तो एक फर्म जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है पूरा का पूरा आउटपुट जो इंडस्ट्री का लोअर कॉस्ट के ऊपर। इसके मुकाबले में अगर कई सारी छोटी छोटी फर्म्स करेंगी तो नेचुरल मोनोपोली की पावर भी होती है कुछ फर्म्स के पास। वो इतनी एफिशिएंट फर्म्स होती हैं कि वो अगर अकेली एक फर्म प्रोड्यूस करेगी आउटपुट तो ज़्यादा ज़ाहिर बात है उसको कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकेगी, इसके मुकाबले में कि कई सारी फर्म्स को अगर इजाज़त दे दी जाए। नेचुरल मोनोपोली की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर वाटर सप्लाई और रेल रोड्स वगैरह आ जाते हैं। नाउ द रेगुलेशन इन प्रैक्टिस अगर इसकी हम बात करें तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि एस्टिमेट किया जाए फर्म की कॉस्ट और डिमांड फंक्शन, क्योंकि इनका जो है वो चेंज होता है इवॉल्विंग मार्केट कंडीशंस के साथ। और एक अल्टरनेटिव प्राइसिंग टेक्निक और रेट ऑफ रिटर्न रेगुलेशन अलाउ करता है फर्म को कि सेट करें मैक्सिमम प्राइस जो कि बेस करता है एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट या फिर रेट जो कि फर्म जो है वो अर्न करेगी। सो मोनोपोली की हम बात करते हैं तो एक मार्केट होती है जिसके अंदर सिंगल बायर होता है, बायर सिंगल होगा। मोनोपोली पावर जो है वो एबिलिटी होती है बायर की कि वो अफेक्ट करे प्राइस जो है गुड्स के और वो लेस पे करे इसके मुकाबले में जो ज़ाहिर प्राइस जो कि कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर बायर ही सिंगल होता है। ये मोनोपोली का एक तरह से उलट है कि यहाँ पर सिंगल बायर है। मोनोपोली में सिंगल सेलर है या प्रोड्यूसर है, यहाँ पर सिंगल बायर होता है। मोनोपोली पावर जो है अगर इसकी हम बात करें तो एक बायर ज़ाहिर बात है इन्फ्लुएंस कर सकता है प्राइस को, और मोनोपोली जो है वो पावर जो है वो देती है उनको एबिलिटी के पे करें प्राइस जो कि कम होता है मार्जिनल वैल्यू से। और जो डिग्री है मोनोपोली पावर की डिपेंड करती है तीन सिमिलर फैक्टर्स के ऊपर। पहली ये कि इलास्टिसिटी ऑफ मार्केट सप्लाई, जितनी कम जो है वो इलास्टिक होती है मार्केट सप्लाई उतनी ही ज़्यादा मोनोपोली पावर होती है। नंबर ऑफ़ बायर की हम बात करते हैं, जितने कम ज़ाहिर बातें नंबर ऑफ़ बायर होते हैं लेस इलास्टिक होती है सप्लाई और उतनी ही ज़्यादा मोनोपोली पावर होती है। और जो इंट्रैक्शन अमंग दी बायर की हम बात करते हैं सो जितने कम बायर कॉम्पीट करते हैं उतनी ज़्यादा मोनोपोली पावर होती है। और बायलैटरल मोनोपोली की अगर हम बात करें तो ये बहुत कम ही देखने में आती है हमें। इसमें क्या होता है कि ऐसी मार्केट होती है जिसमें बहुत कम जो है वो सेलर्स होते हैं मोनोपोली पावर के साथ, और वो बेचते हैं ऐसी मार्केट को जहाँ पर बायर होते हैं मोनोपोली पावर के साथ। सो लिमिटिंग मार्केट पावर की हम बात करें एंटी ट्रस्ट लॉ। सो एंटी ट्रस्ट लॉ जो प्रमोट करता है कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी, रूल्स और रेगुलेशन जिनको डिज़ाइन किया गया है प्रमोट करने के लिए कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी, प्रोहिबिट करते हुए एक्शंस जो कि रोकते हैं और मुमकिन तौर पे जो वो रिस्ट्रेन करते हैं कंपटीशन को, और रिस्ट्रिक्ट करना फॉर्म्स जो है मार्केट स्ट्रक्चर के जो कि अलाउेबल हैं। प्राइसिंग विद मार्केट पावर की हम बात करें सो प्राइसिंग जो होती है मार्केट पावर के बगैर उसको डिटरमाइन किया जाता है मार्केट सप्लाई और डिमांड से। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को लाजमी तौर पे जो है वो फोरकास्ट करना चाहिए मार्केट और फिर कंसंट्रेट करना चाहिए मैनेज करने के ऊपर प्रोडक्शन ताकि मैक्सिमाइज़ किया जाए प्रॉफिट। प्राइसिंग विद मार्केट पावर की हम बात करें रिक्वायर करता है इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को कि वो जाने बहुत ज़्यादा जो है करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, डिमांड के बारे में भी, और जो इसी के साथ साथ जो मैनेज करना प्रोडक्शन को।
नाउ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अब डिस्क्रिमिनेशन का लिटरल मीनिंग तो यही कि फ़र्क करना, इनके प्राइस जब चार्ज किए जा रहे हैं उसमें फ़र्क किया जा रहा है। फ़र्क कुछ इस तरीके से किया जाता है कि चार्ज किए जाते हैं डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट कंज्यूमर को सिमिलर गुड के लिए, यानी कि एक ही चीज़ एक कंज्यूमर को किसी एक प्राइस पे बेची गई तो किसी दूसरे को दूसरी प्राइस पे बेची गई। अक्सर आप भी मार्केट में जाते हैं और जाहिर बात है देखते हैं कि एक सेलर जो है वो एक ही चीज़ एक कंज्यूमर को किसी एक प्राइस पे बेचा है, दूसरे को दूसरे पे बेचा है, स्पेशली जब बार्गेनिंग होती है जहाँ पर वहाँ पे ऐसा दिखाई देता है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी मुख्तलिफ तरह की होती है। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है जहाँ पर चार्ज किया जाता है एक सेपरेट प्राइस जो है हर कंज्यूमर को, और मैक्सिमम या रिजर्वेशन प्राइस जो है जो कि विलिंग टू पे होते हैं वो। और तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।